अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफसा कोमल। सियासी मंजरनामे पर तल्खियाँ कम होने के बजाय मज़ीद बढ़ी हैं। जैसा कि आप लोग सुन भी रहे थे, एक ऑनगोइंग मुज़ाकरात की सूरत हाल के बावजूद हम देख रहे हैं कि सूरत हाल कोई इतनी दुरुस्त नहीं है। लेकिन पहले हम बात करते हैं आज की अदालती कार्रवाई की। सुप्रीम कोर्ट में आज पाकिस्तान बार की काउंसिल की फुल कोर्ट बनाने और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को इस बेंच से अलग करने की तरफ की जो दरख्वास्त थी, उसकी जो इस्तदा थी, उसको मुस्तरद कर दिया गया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ने अदालती इस्लाहात के खिलाफ जो दरख्वास्तें थी उनकी समाअत की और इस दौरान पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से ये इस्तदा की गई थी, इस हवाले से फुल कोर्ट के हवाले से भी और जस्टिस नकवी के हवाले से भी। तो इस पर चीफ जस्टिस ने ये कहा, ये रिमार्क्स दिए कि जब तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में किसी भी जज के खिलाफ रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर न हो तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में बेंच फैसला दे चुका है कि किसी जज के खिलाफ रेफरेंस सिर्फ सदर भेज सकता है। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस का उन्होंने हवाला देते हुए ये भी कहा कि अदालत ने उसमें यही फैसला दिया था और मुझसे बैद तमाम सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, अक्सर जो जजेस हैं उनके खिलाफ शिकायत आती रहती हैं। यहाँ पर चीफ जस्टिस साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि जो सियासी लोग हैं वो इंसाफ नहीं बल्कि मनपसंद फैसले चाहते हैं। सियासत ने अदालती कार्रवाई को गंदा कर दिया है। फुल कोर्ट बनाना चीफ जस्टिस का इख्तियार होता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो फैसला है वो अदालत का फैसला होता है और पीर को अब हम केस की जो है वो हम इस मामले को आगे सुनेंगे और मामलात का जायज़ा लेंगे। चीफ जस्टिस की तरफ से ये बात वाज़े की गई है। आज उन्होंने सियासत का भी जिक्र करते हुए ये अपनी पोजीशन को वाज़े किया है और मज़ीद ये भी कहा है कि इल्ज़ाम है कि मुल्की तारीख में पहली बार आइन के बुनियादी जुज़ की कानून साजी के ज़रिए खिलाफ वर्जी की गई है। तो एक तरफ से अदालत की ने ये रिमार्क्स भी दिए हैं और सियासी जमातों और वकला तंजीमों को 8 तारीख को तलब कर लिया है। दूसरी तरफ अदालत के बाहर इसके ऊपर हम बात करेंगे कि केस जो मामला रुख क्या अख्तियार कर सकता है, लेकिन जिस किस्म की बयानबाजी कौमी असम्बली में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने अदलिया के हवाले से की है वो हमें कोई और ही मंजर दिखाती है। अदलिया वर्सेस पार्लियामान की जो सूरत हाल है, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि अदलिया ये कोशिश कर रही है कि मौजूदा कौमी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी ना करे। अदलिया हमें बताती है कि मुज़ाकरात करें, पहले वो खुद आपस में मुज़ाकरात करें, पहले अपनी पंचायत लगाएं और फिर हमें हिदायत जारी करें। मुज़ाकरात, पंचायत और महफिलें लगाना, हिदायत देना ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। ये वज़ीर दिफा ने आज कौमी असम्बली के फ्लोर पे तमाम बातें और बहुत कुछ और भी उन्होंने कहा है। ये एक इल्ज़ाम बहुत सख्त उनकी तरफ से लगाया गया है कि एक सियासी पार्टी को 2018 में सहूलतकार मिले और उन्हें अब भी सहूलतकार मिल गए हैं। ऐवान में बैठे अरकान जो है उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो किसी भी सहूलतकारी के सामने दीवार बन जाएं। पार्लियामान ने कहा कि उन्होंने कहा कि बड़े सख्त अल्फाज में ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि वज़ीर आज़म का अब हम दिफा पार्लियामान करेगी और उसकी हिफाजत करेंगे। इस पे हम बात करेंगे कि एक तरफ न सिर्फ ये बातें हैं, अदलिया के अंदर मामलात ज़ेर समात हैं, तो ये क्या नताइज लेकर आ सकते हैं, ये अल्फाज जो इस्तेमाल किए गए हैं वफाकी वज़ीर की तरफ से। मुज़ाकरात की बात भी होगी, सबकी नज़र इसके ऊपर है। आज इसका तीसरा और आखिरी दौर हम समझ रहे थे जो कि रात को 9 बजे शुरू होगा, लेकिन इसको जहां इमरान खान साहब ने मशरूत किया था कि 14 मई को पहले आप असम्बलियाँ डिज़ोल्व करें, उसके बाद को बात हो सकती है। राना सनाउल्लाह साहब ने भी इसको बाकायदा तौर पे मशरूत कर दिया है। वो ये कहते हैं कि हुकूमत को IMF से डील और बजट पेश करने दिया जाए, उसके बाद जो है वो असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने की बात की जाए। तो जब दोनों तरफ से मामले को मशरूत किया जा रहा है और फवाद चौधरी साहब ने एक और अनोखी मंतक पेश की है और दिलचस्प मंतक पेश की है, अपने दिली ख्यालात का इजहार उन्हें पब्लिक कर दिया है। वो ये कहते हैं अगर इस्टेब्लिशमेंट बातचीत में शामिल नहीं तो फिर मुज़ाकरात की कामयाबी के कोई इम्कानात नहीं हैं। सो अब क्या किया जाए कि ऐसी बातचीत हो जिसके ऊपर सबका इत्तेफाक हो, या फिर इफ़ वी पुट इट इन सिंपल वर्ड्स, हुकूमत खुद भी रास्ते में रुकावट बन रही है कि कुछ सैर हासिल मुज़ाकरात हो सके। इसमें भी प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात होगी। हम सियासी नुमाइंदगी के लिए तारिक फजल चौधरी साहब, मुस्लिम लीग नून और अली नवाज आवान साहब तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे प्रोग्राम में। और कानूनी नुक्ते के लिए हमने खुसूसी तौर पर रब्ता किया है जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस साहब। मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी जो आज की अदालती कार्रवाई है इस पर आपका एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ। आज पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से जो अदालत से के सामने ये दरख्वास्त रखी गई थी कि जस्टिस नकवी को बेंच से हटाया जाए, तो अदालत ने ये बात वाजे की है कि जब मामला जो है वो इस वक्त जो रेफरेंस जो है वो ज़ेर समात ही नहीं है, तो इस वक्त रोका नहीं जा सकता जज साहब को अपने काम से। सर कैसे देखते हैं इसको आप? वो सही है, वो लॉ तो यही है, चूँकि वो जजमेंट है इफ्तिखार चौधरी साहब की जिसमें ये कहा गया हुआ है कि जब तक के किसी जज के खिलाफ रेफरेंस की एक्चुअली सुनवाई न शुरू हो तब तक उसको काम करने से रोका नहीं जा सकता।
और वो सही भी है एक लिहाज से, क्योंकि इस तरह से जो शिकायतें होती रहती है, जज जो फैसले करते हैं वो ऐसे कंट्रोवर्शियल फैसले भी होते हैं, तो उसमें ज़रूरी होता है कि जो जो साइड जिसको भी नुकसान पहुंच रहा होता है वो शिकायत करता है जज की। तो इस वजह से ये तो सही बात है, और ये बात सही की थी जज साहब ने। अब जैसे साहब एक और भी मामला है जो बहुत सख्त बयानात अदलिया के हवाले में से हमने माजी में फ्लोर ऑफ द हाउस पे कभी इस किस्म की बातें नहीं सुनी, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने ये थोड़ी देर पहले एक तो अदालत के हवाले से कहा कि वो आइन में कहीं पे ये नहीं लिखा कि वो पंचायतें लगाएं, लेकिन साथ ही वो कह रहे हैं कि हिसाब लेने की बात कर रहे हैं जजेस से, इसको एक जंग करार दे रहे हैं। वो कहते हैं कि पार्लियामान हथियार नहीं डालेगी। तो ये जो ओवरऑल सूरत हाल हमारे सामने इस वक्त है, ये आप समझते हैं कि पार्लियामान वर्सेस जुडिशरी के दरमियान एक जंग का तासुर देना ये दुरुस्त हुआ है आज कौमी असेंबली के फ्लोर पे? देखिए, कुछ जो डेवलपमेंट्स हुई है सियासी तौर पर वो कुछ ऐसी हुई है जिससे आम तौर से ये समझा जाता है पीडीएम कैंप में कि जुडिशरी जो है वो पीटीआई की तरफ झुकी है और उनकी बातें ज़्यादा सुनती है और इनकी बातें कम सुनती है। ये उनको इम्प्रेशन पैदा हुआ है। गलत ये सही मैं नहीं कहता, लेकिन ये इम्प्रेशन उनको हुआ। तो इस वजह से अब वो ये समझते हैं कि उनके पास और कोई तरीका तो है नहीं, तो वो सिर्फ यही कोशिश कर सकते हैं कि पार्लियामेंट को इन्वॉल्व करें और पार्लियामेंट पे चीज़ें डिस्कस करते हैं, जो तो होना नहीं चाहिए। जिस तरह से जुडिशरी को पार्लियामेंट की बातें नहीं सुननी चाहिए, उसी तरह पार्लियामेंट को जुडिशरी की बातें नहीं सुननी चाहिए। ये आइन में भी लिखा हुआ है। तो ये तो गलत एक ट्रेडिशन सेटअप हो गई है, और इस वजह से चूंकि लोग समझते हैं कि शायद जुडिशरी का झुकाव है किसी खास पार्टी की तरफ, और ये इस तरह इसकी वजह जिससे ये ये तमाम ग्रीवेंसेस तो जैसे साहब मौजूद हैं, लेकिन अब आज जो बाकायदा तौर पे मुतालबा किया जा रहा है कि अदलिया के फैसलों का ट्रायल किया जाए, और फिर एक सियासी जमात का सहूलतकार भी आज करार दिया गया है। ये जो हिसाब करने की बात की जा रही है, ये हकीकत पसंदाना मुतालबा है? आपके ख्याल में ये मुमकिन है? और उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि जो दुनिया में नहीं रहे उनका भी हिसाब किया जाए कि उन्होंने क्या फैसले दिए हैं माजी में। ये तो ज्यादती है, ये दुनिया में नहीं रहे उनकी भी फैसला किया जाए। ये तो मेरे ख्याल में गोइंग टू फार। इस किस्म की बातें करना तो ये दिखाता है कि लेवल क्या है हमारे सियासतदानों का। दोनों साइड से बड़े अफसोस की बात है, जो हमारा लेवल सियासतदानों का है वो बहुत ही नीचे गिर गया है, और वो इस किस्म की बातें करते हैं। अपने पसंद की मुल्क कौम की पसंद की बातें नहीं करते, अपने पसंद की बातें करते हैं, अपने इंटरेस्ट की बातें करते हैं, अपनी लीडरशिप को खुश करने की करते हैं। तो ये सब तो बहुत गलत है। भाई मैं जाते जाते जैसे साहब चाहूँगी आप इस पर भी एक कमेंट कर दें कि अब आपको इस महाज आराई का कोई नतीजा नज़र आता है कि अदलिया की तरफ से अगर कोई फैसला दिया जाता है तो फिर क्या सूरत हाल आगे बन सकती है, या हम खुदा न खास्ता एक और बहरान के एक मुंतज़िर ही रहे हैं इस सारी सूरत हाल में? कंक्लूड आपको लगता है कि हो पाएगा इलेक्शन का मामला अदालत में? देखिए, जहाँ तक कि कोर्ट का ताल्लुक है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है वो फाइनल डिसीजन होता है, और वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सही फैसला हो। एक बहुत ही फेमस जज सुप्रीम कोर्ट के यूएसए के, अमेरिका के, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि वी आर फाइनल नॉट बिकॉज वी आर इनफैलिबल। यानी हम फाइनल इस वजह से नहीं है कि हम गलती नहीं कर सकते, वी आर इनफैलिबल बिकॉज वी आर फाइनल। चूंकि हम फाइनल हैं इस वजह से हम गलती के मुर्तकिब नहीं होते, ये बात है। तो जुडिशरी में हमेशा एक एंड ऐसा होना चाहिए जहाँ के लिटिगेशन या कोई इस किस्म की चीजें वो खत्म हो जाए। अगर ये खत्म ना हो तो ये हमेशा ही चलता रहेगा। तो जब सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला कोई आता है तो वो फाइनल होता है, गलत या सही उसके वो तो एक अलग चीज है। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फाइनल फैसला करती है तो उसको तो मानना पड़ेगा इनको, और अगर ये नहीं मानते, नहीं समझते, उसको समझते हैं कि वो गलत है, तो उस सूरत में उनके उसके खिलाफ रिव्यू फाइल करनी चाहिए ताकि उसमें करेक्शन करवाई जाए, और जो कि एक अमूमी तौर तरीका है। बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस रिटायर शानी साहब आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, एक्सपर्ट ओपिनियन आपने सुना, अब इसके ऊपर हम बात करते हैं। तारिक फजल चौधरी साहब, आपको बाकायदा तौर पे वेलकम कहती हूँ। चौधरी साहब, यहाँ पर जो आज बातें ख्वाजा साहब ने कही, हम बड़े परेशान से हो गए और वो बड़े गुस्से में, उनका लहजा ही बहुत सख्त रहा आज। लेकिन दूसरी तरफ से आज अदालत ने भी बड़े रिमार्क्स दिए हैं और बड़े क्लैरिटी के साथ ये रिमार्क्स दिए हैं चीफ जस्टिस साहब ने कि जो सियासी जमातें हैं वो अदालती कार्रवाई को गंदा कर रही हैं। तो सर, एक उनके सामने एक सवाल तो इलेक्शन के हवाले से है, यहाँ पर तमाम कई साल पुराने हिसाब किताब अगर शुरू कर दिए जाएं तो आप लोग मुश्किल में नहीं पड़ जाएंगे कहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ आवाज़ का थोड़ा सा इशू आ रहा है, और अगर कोई मैं बात आपकी ना समझ सका हूँ तो काइंडली मुझे रिपीट कर लीजिएगा। जो बात समझ आई है उसका मैं जवाब देता हूँ। और मुझसे पहले भी जो
गालबन कोई जज साहब थे जो बात कर रहे थे, मैं उनकी बात भी सुन नहीं सका, लिहाजा उन्होंने जो भी कहा मैं उसको भी ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर पाऊँगा। आपके सवाल के हवाले से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि देखें, इस वक्त जितने भी कानूनी माहिरीन हैं, जितने भी आपके सीनियर एंकर पर्सनस हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनकी अक्सरियत और ख़ास तौर पे जो है हमारी जो बार एसोसिएशंस हैं पाकिस्तान की, वो इस्लामाबाद की हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट बार्स हैं, पाकिस्तान बार, बाकी भी सूबों की जो हाई कोर्ट्स की बार्स हैं, वो सारे ये बात कह रहे हैं कि ये एक ऐसा सियासी तनाज़ा था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जिस अंदाज से आप ये कहें कि गए हैं आगे, और जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उन्हें बिल्कुल ही आप ये कहें कि मद्देनज़र नहीं रखा गया। तो उनके रिमार्क सबके यही हैं और सबका ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को मुतनाज़ा बनाया है एक पॉलिटिकल इशू में, अपने आप को उलझा के। आप ये देखें कि ये सारी बातें, पहली बात तो ये कि सियासी तनाज़े के बाद शुरू होती हैं, जो असखुद नोटिस लिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। दूसरी बात यह है कि कोई भी ये नहीं कह रहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को नहीं मानते, कोई इदारा ये नहीं कह सकता, पार्लियामेंट ये नहीं कह सकती, गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती, काबीना ये नहीं कह सकती। हम बड़ी वाज़ेह एक बात कर रहे हैं और वो बात ये कर रहे हैं कि 7 रुकनी जो बेंच था उसमें 4 रुकनी बेंच ने ये फ़ैसला दिया कि ये केस आगे नहीं चल सकता, इस केस को आगे चलना नहीं चाहिए, कि मेरिट पे ये केस आगे चल ही नहीं सकता, और ये उसके ख़िलाफ़ उन्होंने फ़ैसला दिया। अब उन 7 रुकनी बेंच में से 3 रुकनी बेंच उस केस को न सिर्फ लेके आगे चल रहा है, जो कि 4 रुकनी बेंच के फ़ैसले के ख़िलाफ़ है, नहीं चल सकते, और उसके बाद वो अपना एक ओपिनियन दे रहे हैं जो कि हम समझते हैं कि एक माइनॉरिटी डिसीजन है। तो ये एक आप ये कहें कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्लस एक आप ये कहें कि कानूनी बहस है, ये कोई कानूनी जंग नहीं है, ये कानूनी बहस है। हमारा ये मौका है, आपकी हुकूमत आपके लोगों ने नाम दिया आज इसको जंग का नाम दिया है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो वजीर दिफा है, सिंबॉलिकली बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी बात। उन्होंने कहा पार्लियामान अपने हथियार नहीं डालेगी। डॉक्टर साहब देखिए, अब सब बात यह है कि जब बात चलती है तो बात चलते चलते कहीं से कहाँ निकल जाती है। अल्फाज ज़ाहिर है जितने भी सियासी अकाबरीन मुख्तलिफ सियासी जमातों के आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, और आप ये भी नहीं कह सकते कि हाँ सारे एक ही जैसे अल्फाज में बात कर रहे हूँ। जैसे मैंने कहा कि ये कोई जंग नहीं है, ये इंटरप्रिटेशन है। हम कोई सुप्रीम कोर्ट के साथ एट वॉर नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि 4 रुकनी बेंच का फैसला अक्सरियती फैसला है, वो माना जाए। जो पार्लियामेंट की बात है, पार्लियामेंट बिल्कुल एक आज़ाद खुद मुख्तार इदारा है, पार्लियामेंट की तकरीम है, पार्लियामेंट से आइन तख्लीक पाता है, बाकी इदारे उसकी तशरीह कर सकते हैं, आइन को तख्लीक नहीं कर सकते। उसकी अपनी एक सेंटिटी है, उसकी अपनी एक इंडिपेंडेंस है, वो उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। और मैं समझता हूँ कि सियासत से ताल्लुक़ रखने वाली तमाम सियासी जमातें इस नुक्ते के ऊपर इख्तलाफ नहीं कर सकती कि पार्लियामेंट की इज्जत और तकरीम जो है वो बहाल रहनी चाहिए। और अगर बाकी इदारे एक तासुर जा रहा है, इसका जवाब अगर दीजिए आप। सर आप ये बात करें कि अक्सरियत सहाफ़ियों की और सब जो कवर करने वाले हैं, हम अदालती ये जो मामलात हैं आप लोगों के इसके ऊपर डिबेट करने से बहुत पहले से इसको कवर करते आ रहे हैं, जो कोर्ट रिपोर्टर्स भी हैं, लेकिन सब की अक्सरियत इस बात पे भी इत्तफाक करती है कि आइन के मुताबिक इलेक्शंस का मामला वाज़ेह है, उसका नतीजा किसी ने निकालना है। लेकिन एक आप लोगों के बारे में एक तासुर है कि आप लोग मौका परस्ती कर रहे हैं। अभी चंद दिन पहले तक जूनियर जजेस की एलिवेशन के बारे में भी आप लोगों को कोई असूल याद नहीं था। ये तमाम ग्रीवेंसेज जो आप लोगों के साल से हैं और अदालती इस्लाहात के हैं, वो आपको उस वक्त याद आए हैं जब मामला इलेक्शन का चला गया, जो कि आपको बिल्कुल सूट नहीं करता कि इस वक्त इलेक्शंस हो। ये एक आम तासुर है, जुबान ज़द आम, सिर्फ एक्सपर्ट्स की जुबान में सर नहीं कह रही, आम किसी भी शख्स से आप पूछ सकते हैं जो आपके मुखालिफ पार्टीज़ के सपोर्टर हैं। देखिए, इलेक्शन इस वक्त ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को सूट नहीं करता। ये इलेक्शन जो कि मुतनाज़ा इलेक्शन है, ये पाकिस्तान को सूट नहीं करता। ये इलेक्शन कि जब मरकज़ में सियासी जमातों की गवर्नमेंट मौजूद है और आप इलेक्शन कराना चाह रहे हैं पंजाब के सबसे बड़े सूबे में, जहाँ 242 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं और उनमें से 148 पंजाब में हैं। आपकी अगली गवर्नमेंट कौन सी होनी है, इसका फ़ैसला पंजाब के इलेक्शन के ऊपर होता है। और ये इलेक्शन क्या मुतनाज़ा नहीं होगा? ये हमारा मौक़िफ़ है। ये इलेक्शन मुतनाज़ा नहीं होगा कि जो पार्टी हारेगी वो कहेगी जनाब मरकज़ ने मुदाखलत की है। और फिर अगर अक्टूबर में इलेक्शन होता है, अक्टूबर में इलेक्शन होता है कौमी असम्बली का, तो वहाँ एक सियासी जमात की हुकूमत होगी,
उसे कौन मानेगा? ब्रेक की तरफ जाना है। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्शन को कोई नहीं मानता। और आखिरी एक जुमला सुन लें, आखिरी एक जुमला सुन लें कि ये इलेक्शन इसलिए पाकिस्तान को सूट नहीं करता कि फिर ये कंट्रोवर्सी, ये सियासी अफरा तफरी, इल्ज़ाम अंगेजियाँ हर 5 साल बाद पाकिस्तान में शुरू होंगी, क्योंकि सूबों के इलेक्शन अलग होंगे, मरकज़ के इलेक्शन अलग होंगे। हम चाहते हैं इलेक्शन इकट्ठे हों ताकि ये डिस्क्रिपेंसीज और ये फितना फसाद हमेशा के लिए ख़त्म हो। ये हमारा मौक़िफ़ है। और ये मैं आपको ब्रेक की तरफ जाती हूँ, मैं वापस आके एक तजाद है आप लोगों के आपके पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर और आपकी जमात के पॉइंट, आपकी हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर सूबों और मरकज़ में एक साथ होने से ज़्यादा अहमियत अब एक और बात को दी जा रही है, वो IMF के हवाले से और बजट के हवाले से आप लोग बात कर रहे हैं। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, इस पर बात होगी, कोशिश करते हैं PTI की नुमाइंदगी भी हमारे साथ हो, जो डॉक्टर साहब ने गुफ्तगू की है इस पर PTI का कॉमेंट, उनका रद्द-ए-अमल भी शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। खुश आमदीद हम बात कर रहे हैं, एक तो आज की अदालती कार्रवाई और दूसरी तरफ हर तरफ ये डिस्कशन है कि मुज़ाकरात जो हो रहे हैं, जिसका आज 9 बजे तीसरा राउंड शुरू होना है, उसके क्या नताइज निकलेंगे। डॉक्टर साहब, आपकी जमात का यहाँ पर भी रवैया बहुत गैर संजीदा नज़र आ रहा है। किस किस्म के ये मुज़ाकरात हैं कि जहाँ पर इमरान खान साहब भी डटे हुए हैं अपनी शराइत के ऊपर और आप लोग भी, ये जो प्रोसेस जिसके ऊपर पूरी कौम की इस वक्त नजरें थी कि आप लोग किसी कंसेंसस पे पहुंचेंगे, इल्ज़ाम ये लग रहा है कि हुकूमत और हुकूमती वज़रा के जो बयानात हैं वो जानबूझकर इसके रास्ते में रुकावट डालने के लिए हैं मुज़ाकरात, ताकि किसी नतीजे पे ना पहुंचें। देखिए, दोनों पार्टियों में दोनों तरह की राय मौजूद थी। बहरहाल हम तो चूँकि हमेशा मुज़ाकरात में, सिर्फ मैं इन मुज़ाकरात की बात नहीं कर रहा, मैं एक पॉलिटिकल डायलॉग की बात कर रहा हूँ, हम तो हमेशा उस पर यकीन रखते रहे हैं और हमेशा उसके हामी रहे हैं। तहरीक इंसाफ की तरफ से हमेशा कुछ अजीबोगरीब बातें, जो कि मैंने कहूँगा कि गैर सियासी रवैया रहा है कि हम तो किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। इमरान खान साहब के मौक़िफ़ आपको पता है। बहरहाल ये दो बातें मैंने इसलिए की कि दोनों तरफ से ये मुतज़ाद राय मौजूद थी कि डायलॉग होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। लेकिन ये जहन में रहे अच्छा कि किसी की भी गर्दन पे किसी ने तलवार नहीं रखी हुई थी, न तलवारों की साए में ये मुज़ाकरात हो रहे हैं या शुरू हुए हैं। ये एक अच्छी नीयत से शुरू किए गए हैं कि इसका कोई एक ऐसा मंतकी हल और ऐसा डूएबल सलूशन निकल सके मौजूदा इस सूरत हाल का, कि जो कि एक डेडलॉक इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से सामने आ गया है। एक पॉलिटिकल टर्मोइल है, एक सियासी अबतरी है, बेयकीनी की कैफियत है और उससे मुल्क और आपके मुआशी हालात और बहुत सारी और चीज़ें मुतासर हो रही हैं। अदलिया के साथ भी बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई आप ये कहें कि टेंशन या रसाकशी जो है वो चल रही है, जो आपने कहा। तो ये इसलिए मुज़ाकरात शुरू किए गए हैं और हम अभी भी उम्मीद करते हैं, अभी जो आखिरी दौर शुरू हो रहा है 9 बजे मुज़ाकरात का, कि ये बर्फ़ पिघले, अगर किसी जगह के ऊपर कोई तनाव की कैफियत है वो दूर हो और इसका कोई अच्छा नतीजा निकले। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अगर कुछ वज़रा के बयानात आए हैं तो वो इस वजह से आए हैं कि जहाँ पे रवैये इतने सख्त हो जाएं कि आप अपने मौक़िफ़ से एक कदम ही पीछे हटने के लिए तैयार ना हो। मुज़ाकरात का मतलब क्या होता है? मैं और आप मुज़ाकरात कर रहे हैं किसी मामले पे, किसी प्रॉब्लम पे, उस पर आपका भी एक मौक़िफ़ होगा, मेरा भी एक मौक़िफ़ होगा। अगर दोनों अपनी अपनी पोजीशन को बरकरार रखते हुए मुज़ाकरात करेंगे तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। वो उस पे हुकूमत को लचक दिखाने का ज़्यादा पार्टी को थोड़ा हम स्पेस दें। और एक कहा यह जा रहा था डॉक्टर साहब कि हुकूमत शायद ज़्यादा लचक दिखाएगी। इमरान खान साहब उस दिन इस्लामाबाद आए पेशी के लिए, किस तरीके से उनके बहुत सारे कारकुनों को उस वक्त गिरफ्तार किया गया, फौरी रिहाई भी हुई बाद में। लेकिन जो परवेज़ इलाही साहब के यहाँ हुआ, जिसको आप लोग भी उसकी ओनरशिप नहीं ले रहे हैं और कुछ मालूम नहीं कि वो कार्रवाई किसकी एमा के ऊपर हुई, PTI इन चीज़ों को भी एक वजह करार देती है कि इमरान खान साहब एक ऐसी पोजीशन में आए कि उनको आपके सामने रखना पड़ा कि 14 मई को आप डिज़ोल्व करें। एक ये उनकी शर्त जो उन्होंने ड्यूरिंग द मुज़ाकरात उन्होंने ये बात पब्लिक कर दी। देखिए, इमरान खान साहब ने अगर ये बात की और डेफिनेटली की, तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की अपनी जो मुज़ाकराती टीम है उसकी पोजीशन को उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया। क्योंकि जो टीम आप भेजते हैं मुज़ाकरात के लिए, जो भी पार्टी भेजती है, आप उसे बाइख्तियार बना के भेजते हैं, पहली बात यह है। फिर ये कि किसी भी हतमी नतीजे पे पहुँचने से पहले वो एक दफ़ा अपनी जो पार्टियाँ होती हैं, उनके जो सीनियर लीडर्स होते हैं, उनसे मशवरा कर लेते हैं। लेकिन आप मुज़ाकराती टीम भेज के और पॉलिटिकल लीडर जो हैं वो अपने बयान देने शुरू कर दें कि जी ये होगा, इससे आगे नहीं हो सकता, ये हम मानेंगे, ये हम नहीं मानेंगे, तो मैं समझता हूँ कि वो आप अपनी टीम को कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हैं, जो कि इमरान खान साहब ने किया है, नहीं करना चाहिए। और अगर
हमारी तरफ से भी कोई ऐसा नेगेटिव बयान मुज़ाकरात के हवाले से जो मुज़ाकरात को आप ये कहें कि ना मानने की बात है या मुज़ाकरात से कोई नतीजा नहीं निकल सकता, ऐसा कोई बयान अगर कोई देगा तो हम समझें अपनी टीम को हम कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, फिर भेजने का क्या फ़ायदा है। बिल्कुल, और ऐसा हुआ भी जब मुज़ाकरात का पहला दौर चल रहा था, तो उसी दौरान जब वो बातचीत अंदर हो रही थी तो बड़े सख्त बयानात आना शुरू हो गए थे आपकी पार्टी की तरफ से। पीटीआई का मौक़िफ़ जानने के लिए तैमूर सलीम झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा के एंड जस्ट द राइट पर्सन टू कॉमेंट ऑन। झगड़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इमरान खान साहब ने अपनी बात सामने रख दी कि 14 मई को डिसॉल्व करें, ये मेरी शर्त है। हालांकि मुज़ाकरात अंदर चल रहे थे और कहा जा रहा है कि एक वजह बनी जिसने लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत का भी ऑब्वियसली बड़ा सख्त रवैया इन मामलात के ऊपर। अब राना सनाउल्लाह साहब ये बात करते हैं कि अब उनका कंसर्न बुनियादी तौर पे ज़्यादा बड़ा बज़ाहिर लगता है कि उनका कंसर्न ये बन गया है कि हम बजट भी पेश करें और IMF से डील भी हो जाए, उसके बाद डिसॉल्व की जाए असेंबलीज। तो क्या PTI का वो फैसला जो इमरान खान साहब ने जिस फैसले का इजहार किया वो एक अटल फैसला है, या आप लोग कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकते हैं इस चीज़ के अराउंड बजट पेश करने की अहमियत और उसको मद्देनजर रखते हुए IMF की डील को? लेकिन यहाँ पे बात मुज़ाकरात के टेबल पे जो बात होती है वो मेरे ख्याल में दोनों साइड्स पे छोड़ देनी चाहिए। लेकिन जो इमरान खान साहब ने बात की वो इमरान खान की शर्त नहीं है। 14 मई की डेट क्यों? 14 मई की डेट इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करार दिया। अच्छा, ये जो 14 मई का इलेक्शन है ना, ये ऑलरेडी आईन के टूटने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रियायत दी है वफाक पाकिस्तान को कि वो इलेक्शन कराए, क्योंकि आईन में तो ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा है कि जो भी असेंबली टूटे 90 दिन में इलेक्शन होने हैं। इन मुज़ाकरात के नतीजे में अगर कोई ऐसे अंडरस्टैंडिंग निकलती है कि एक दिन पे इलेक्शन पे एग्रीमेंट होती है तो उनके लिए भी आईन में तरमीम करनी पड़ेगी, क्योंकि हम मुज़ाकरात में तो जो भी हम फैसला करना चाहें हम कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान का आईन और कानून तोड़ तो नहीं सकते ना, उसके दायरे में रहेंगे। और जब अभी एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट हुआ है जहां पे हुकूमत ने, जो कि पहले कहती थी कि जिस दिन असेंबली टूटेगी हम डायरेक्टली नेशनल इलेक्शंस की तरफ चले जाएंगे, और उसके बाद उसने 10 बहाने बना दिए पैसों से लेके सिक्योरिटी से। लेकिन जब के एंड में आपने अभी देख लिया, अभी IMF पे आ गई, ये तो आप लोग लेकिन केयर टेकर वो झगड़ा साहब अपने एक्सपीरियंस से भी बताएगा कि अगर केयर टेकर होगा तो फिर ये जो IMF की डील जो ऑलरेडी कुछ मालूम नहीं पड़ रहा कि खतरे में ही नजर आता है सारा मामला, लेकिन वो फिर उसकी क्या पोजीशन रह जाएगी और फिर बजट कैसे, ये एक मसले के तौर पे जो एक्सपीरियंस से तो मैं यही आपको कहूंगा कि अगर मैं IMF की पोजीशन में अभी होता ना तो मैं ये जरूर सोचता कि फिलहाल ये हुकूमत क्या बजट देगी, कैसे बजट देगी। इनकी भी पोजीशन में ये इंटरनली ये सोच रहे होंगे, देखिए ये हो नहीं सकता कि ये वो बजट दें जो IMF की रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि उसके बाद तो इनकी पोल्स में पोजीशन और भी तबाह हो जाएगी अगर कुछ बचा कुचा रह गया तो। लेकिन अगर ये वो ना दें तो इनका तो रहना ही पाकिस्तान के सारे इंटरनेशनल इदारों के साथ मुज़ाकरात के लिए और डील खत्म कराने के लिए, डील नेगोशिएट कराने के लिए और भी मुश्किल हो सकता है। अगर आप इजाजत दीजिए डॉक्टर तारिक साहब से इस पे रिस्पांस ले लेते हैं, अगर आप मेरे साथ कॉल पे मौजूद रहें। डॉक्टर साहब, ये जो बात कही जा रही है हुकूमत की तरफ से अब बजट की, ये भी आप लोग कह रहे हैं कि आवाम को रिलीफ दिया जाएगा इस बजट में, लेकिन सब ये सवाल कर रहे हैं कि फिर अब आप लोग भी एक पॉपुलिस्ट किस्म का बजट देने की तैयारी में हैं। सबसे ज़्यादा सवाल इमरान खान साहब कर रहे हैं, वो कहते हैं कि इनके पास 5 साल मैंडेट नहीं है, ये मुस्तकबिल के लिए लैंड माइन्स बिछाएंगे, वो बात जो खान साहब करके गए जाते जाते सब्सिडीज देके। तो अब आपका बजट भी वैसा ही होगा, क्योंकि आप लोगों ने तो अपनी सियासत को बचाना होगा इलेक्शन के लिए इस बजट में। देखिए, हर सियासी जमात जो गवर्नमेंट में होती है, सूबे में हो मरकज़ में हो, उसकी कोशिश ये होती है कि वो बजट में ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ आवाम को दे सके। झगड़ा साहब ख़ुद वज़ीर ख़ज़ाना रहे हैं, ये मेरी इस बात से बिल्कुल इत्तफ़ाक़ करेंगे। लेकिन ज़ाहिर है इलास्टिक होता है ना, उसकी एक कैपेसिटी होती है, उससे ज़्यादा आप उसे स्ट्रेच नहीं कर सकते। इसी तरह आप कितना रिलीफ आवाम को दे सकते हैं, आपके पास आपके मुआशी हालात मुल्क के क्या हैं, उसे आप कितना स्ट्रेच कर सकते हैं, उसकी एक लिमिट है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि मैक्सिमम रिलीफ
और मैक्सिमम लोगों की ज़िंदगी के अंदर आसानी लेके आनी इस बजट के ज़रिए वो मुमकिन बनाई जा सके। ये हमारा एक इंतहाई आप ये कहें कि विद इन द पार्टीज़ या विद इन द गवर्नमेंट जो डिस्कशंस होती हैं उसमें ये हमारा टॉप एजेंडा है। लेकिन वो किस हद तक होगा, क्या क्या इकदाम होंगे, ज़ाहिर है वो सारी टेक्निकल बात है, वो कबल अज़ वक्त है अभी उसके ऊपर बात करनी। लेकिन मुझे पूरा आप ये कहें कि गुमान नहीं, यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के आवाम के जो मसाइल हैं उनमें कमी आने वाली है। पाकिस्तान के माशी हालात बहुत जल्द बेहतर होने वाले हैं और उससे डॉलर की कीमत जो है वो कम होगी, महंगाई का सैलाब जो है उसके आगे बंद बांधा जाएगा और लोग जो हैं वो एक आप ये कहें कि पहले से बहुत बेहतर और पुरसुकून हालात में होंगे इंशाअल्लाह। झगड़ा साहब, ये एक रिस्पांस है डॉक्टर साहब का इसके ऊपर, इस पर उनकी जो इकोनॉमिक टीम है उससे भी हम ज़रूर ये जानने की तो कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आवाम को रिलीफ दिया जा सकेगा। जो मुश्किल फैसले पहले होते रहे, अब जाते जाते हुकूमत के आसान फैसले कैसे हो सकते हैं। लेकिन आखिर में मैं चाहूँगी आप ये बताइए कि जो अब मुज़ाकरात का दौर है आज का, उससे आपकी और आपकी जमात की क्या उम्मीदें हैं? आप समझ, फवाद चौधरी साहब ने एक और बात कही है, इस पर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। वो ये कहते हैं कि मुज़ाकरात, इस्टेब्लिशमेंट की अगर सपोर्ट मुज़ाकरात को हासिल नहीं है तो कामयाबी के इम्कानात कम हैं। तो ये क्यों आप लोगों को लगता है, ऐसा क्यों? ये तो शायद एक डी फैक्टो फैक्चुअल पोजीशन जरूर है कि जो पाकिस्तान का जो गवर्नेंस कॉन्स्ट्रक्ट है उसमें एस्टैब्लिशमेंट का एक रोल है। जैसे कि फवाद ने कहा, जैसे कि असद उमर साहब ने कहा कि अनफॉर्चुनेटली वो रोल आज भी नजर आ रहा है। चाहते हम सब ये हैं, और मुझे पता है कि ये PMLN के या बाकी सारे पार्टीज के भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के गवर्नेंस के निजाम में हम सब के रोल वो बने कि हम सब बाइख्तियार बने। एक गलती जो पाकिस्तान की तारीख में हो चुकी है। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट क्यों इलेक्शन की सेटलमेंट करवाए झगड़ा साहब? ये ख्याल आप लोगों की जमात से ही क्यों उठता है सिर्फ? नहीं, ये देखिए, अगर हम नाइव सवाल करें तो ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि पिछले महीने में कैसे हो सकता है कि आईन में ब्लैक एंड व्हाइट जब लिखा है कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे तो सिक्योरिटी के इदारों से लेके, इंटीरियर मिनिस्ट्री से लेके, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी से लेके, सेक्रेटरी फाइनेंस से लेके इलेक्शन कमीशन तक, वो इलेक्शन कमीशन जो कि इलेक्शन कमिश्नर के घर बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए लगाने के लिए तैयार है। ये खबरें सर किसी के पास नहीं, डिनाई नहीं हुई। ऑन द रिकॉर्ड सेक्रेटरी फाइनेंस ने कहा है कि IMF की वजह से हम इलेक्शन कमीशन का इसके ऊपर कोई ये वजाहत आई थी कि ये तो जब होगा तो वो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे भी नहीं। लेकिन बहरहाल अब मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। झगड़ा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू का इजहार किया। लेकिन ये जो नाइव आप कहते हैं ना कि ये सवाल है, ये हम आने वाले दिनों में दोबारा एक्सप्लोर करेंगे और डॉक्टर पे इनको जरूर दावत देंगे, इस पर बात करें कि क्या ये वाकई बहुत अहमकाना बात है कि जो सब कुछ इस मुल्क के अंदर हो चुका पिछले एक दौर के अंदर, बिलखुसूस आप लोगों के दौर के, और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को यहाँ तक कहना पड़ा कि हम गैर सियासी हैं, उनसे आज भी आप लोग यही दिल में आपके यही चल रहा है कि वो मुज़ाकरात पे बैठेंगे तो हमें कोई यकीन आएगा। तो ये क्या वजह है, क्यों नहीं ये तब्दील होता, या कि ये हमारा वाकई अहमकाना हमारा ख्याल है? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब और झगड़ा साहब आपका। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। खारजा महाज के ऊपर बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं, उसके ऊपर हम साबिक सफ़ीर से अहम डिस्कशन करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जैसा कि आप लोग जानते हैं, खारजा जो सतह है उसके ऊपर बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक तो वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कल शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए खारजा इजलास में शिरकत के लिए भारत जाएंगे और बहुत ही अहमियत दी जा रही है इससे, उनके इस डिसीजन के हवाले से कि जिसमें वो फिज़िकली भारत जा रहे हैं इस इजलास में शिरकत के लिए। पाकिस्तानी वफ़द की इसमें वो क़यादत करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से जब मीडिया की तरफ से पूछा गया कि वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपने इस दौरे से, तो बिलखुसूस एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भारतीय वज़ीर आज़म से मुलाकात की ख्वाहिश तो थी लेकिन अभी हालात ऐसे नहीं हैं, इसलिए मुलाकात की हमने दरख्वास्त ही नहीं की है।
बिलावल भुट्टो के दौरे के ख़िलाफ़ ये बात इस वक्त अहम है कि भारत के अंदर एहतजाजी मुजाहरे उसी वक्त शुरू हो गए थे जब उनको दावतनामा दिया गया, लेकिन अब जैसे जैसे ये दौरा करीब आ रहा है तो उनके खिलाफ एहतजाज में बहुत ज़्यादा शिद्दत आ रही है। यहाँ तक कि हमने देखा मुजाहिरीन ने बिलावल साहब के खिलाफ पोस्टर्स भी लहरा दिए। वहाँ पर तर्जुमान पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा से इस हवाले से जाना गया तो उन्होंने ये कहा कि भारतीय रहनुमाओं के मनफी बयानात पाकिस्तान को एक ऐसी तंजीम में अपना किरदार अदा करने से नहीं रोक सकते जिसका पाकिस्तान एक जिम्मेदार रुकन रहा है हमेशा से। उन्होंने कहा कि अब हम भारत के साथ एक ऐसा माहौल बनाने के लिए इक़दामात की तवक्को करते हैं जो अमन और मकबूजा कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात पर मुज़ाकरात की सहूलत फराहम करे। नाज़रीन, दोनों ममालिक के दरमियान जो हालात हैं वो आइडियल तो कभी भी नहीं थे, लेकिन 2019 के पुलवामा और बालाकोट हमलों और फिर उसके बाद जो मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत है उसको ख़त्म करने के बाद से जो ताल्लुकात हैं ये एक इंतहाई कशीदा सूरत हाल का शिकार हैं। यहाँ तक कि दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत भी बंद है। बिलावल भुट्टो साहब से पहले अब ये जो दौरा होने जा रहा है कल, इससे पहले 2016 दिसंबर के अंदर एक हाई लेवल डेलीगेशन गया था पाकिस्तान की तरफ से, जिसको उस वक्त के मुशीर ख़ारजा सरताज अजीज़ साहब ने लीड किया था और वो हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए था। उसके बाद अब ये इतने सालों के बाद दोबारा होने जा रहा है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे कि ये जो हालात है इसके अंदर क्या वज़ीर ख़ारजा को बिलावल भुट्टो साहब को भारत का दौरा करना चाहिए। एक और अहम इशू है और वो है वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा हिना रबानी खर साहिबा का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को उनके साथ एक एक्सचेंज है और उसका एक डॉक्यूमेंट अमेरिका में लीक हुआ है, उनके मीडिया में रिपोर्ट भी हुआ है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस भी हो रही है। इसमें हिना रबानी खर साहिबा की तरफ से ये कहा जा रहा है प्राइम मिनिस्टर साहब को कि पाकिस्तान को एक ऐसी पॉलिसी अपनाने से गुरेज करना चाहिए जिसमें यह तासुर जाए कि पाकिस्तान मगरिब को खुश कर रहा है और अमेरिका के साथ पाकिस्तान की शराकत दारी जो बरकरार रखने की हमारी ख्वाहिश है वो कहीं आखिरकार चीन के साथ जो हमारा असल स्ट्रेटिजिक शराकत दार है, स्ट्रेटिजिक पार्टनर है, उसके साथ जो मुकम्मल फ़वाइद से भरपूर जो हमारी शराकत दारी है उसको कहीं कुर्बान ना कर दे। इस डॉक्यूमेंट में शहबाज शरीफ साहब को ये भी मशवरा दिया गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के ख़िलाफ़ यूरोप की हिमायत याफ्ता करारदाद की हिमायत से पाक रूस तिजारत और तवानाई के समझौते भी ख़तरे में पड़ सकते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा रूस के ख़िलाफ़ जो करारदाद है उसमें वोटिंग में पाकिस्तान ने शिरकत नहीं की, ना हक़ में ना मुखालफत में मोहतात रवैया अपनाया गया। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे कि अब ये जो पब्लिक हो गई है पाकिस्तान की एक पॉलिसी, पाकिस्तान की एक अहम तरीन मिनिस्टर की तरफ से ये मशवरा दिया जाना, इसका क्या असरात हो सकते हैं पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से, और क्या पाकिस्तान ये इस किस्म की एक पॉलिसी को पब्लिक भी करेगा, सरकारी सतह के ऊपर भी इस किस्म की हम कोई जो है वो पॉलिसी अपनाएंगे। इसके ऊपर बात करने के लिए बहुत ही मौजूद शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम में हमने दावत दी है सीनियर सिफारतकार पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर अशरफ जहांगीर काजी साहब को। बहुत शुक्रिया एम्बेसडर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। सर, मैं एक तो पहले तो मरहलावार गुफ्तगू करते हैं, जो वज़ीर ख़ारजा का ये दौरा है इस हवाले से जानना चाहूँगी। हमने बड़े सख्त किस्म का रवैया भारत की तरफ से देखा है। उनके वज़ीर ख़ारजा का ये अप्रैल में ये दावतनामा देने के बाद का अगर बयान हो पाकिस्तान के बारे में तो कोई बहुत खुशाइंद किस्म का बयान नहीं था। फिर उसके अलावा पाकिस्तान का भी कुछ जो एक पॉलिसी रही वो वज़ीर दिफा कॉन्फ्रेंस में भी हमने उसमें देखा वज़ीर दिफा ने वर्चुअली भी उसमें शिरकत नहीं की बल्कि एक मेंबर को बिठाया गया। लेकिन अब जो यहाँ पर शिरकत है इस पर दफ्तर ख़ारजा भी वजाहत देता है कि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ मकसद शंघाई ताउन तंजीम में अपनी शराकत दारी के हवाले से शिरकत करना है। लेकिन इसको क्योंकि भारत में फ़िज़िकली प्रेजेंट होना वज़ीर ख़ारजा का ऐसे वक्तों में इस हवाले से भी देखा जा रहा है। आप इसको किस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं और क्या समझते हैं कि इसको किस तनाजुर में देखना चाहिए? मैं समझता हूँ कि इस सवाल के दो पहलू हैं। एक है SCO में शिरकत करना और दूसरा यह है कि भारत का विज़िट करना। जहाँ तक शिरकत का सवाल है तो हमारे लिए तो शिरकत करना ज़रूरी है, क्योंकि ये SCO तो चाइनीज़ इनिशिएटिव था और उसमें पाकिस्तान की शिरकत जो है पाकिस्तान के लिए अहमियत रखता है। लेकिन जहाँ तक हिंदुस्तान का दौरा है तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह हमारे वज़ीर दिफा ने वो क्या उसे कहते हैं वाया वीडियो लिंक के ज़रिए उन्होंने अपनी शिरकत की, इसी तरह हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी वीडियो लिंक के ज़रिए अपनी शिरकत को वो रख सकते थे। वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने तो अपने ताल्लुकात हिंदुस्तान के साथ अगस्त 19 के बाद डाउनग्रेड किया है। कायम बिलामाल लेवल पे हमने अब ये रखा है अपने सिफारती ताल्लुकात, सिफारती लेवल पे नहीं, सफ़ीर के लेवल पे नहीं, CDA लेवल पे हमने रखा है। और वो उस वक्त तक ये हमें रखना चाहिए जब तक
वो अगस्त 5 2019 का जो उन्होंने फ़ैसला किया था और कश्मीर का जो ख़ुसूसी जो स्टेटस था उसको उन्होंने ख़त्म किया, उसको बहाल करना ज़रूरी है, क्योंकि वो जो कदम है वो यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन की ख़िलाफ़ वर्जी थी, इंटरनेशनल लॉ की ख़िलाफ़ वर्जी थी, शिमला अकॉर्ड की ख़िलाफ़ वर्जी थी। और शिमला अकॉर्ड की वजह से LOC वजूद में आया। और अगर शिमला अकॉर्ड जो है वो उसकी ख़िलाफ़ वर्जी होती है तो LOC भी जो है वो तकरीबन ख़त्म हो जाती है। तो ये फिर किसी तरह भी ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है कि जब तक अगस्त 5 2019 का जो फ़ैसला था वो उसको जब तक वो रिवर्स नहीं करेंगे उस वक्त तक पाकिस्तान का ये इनके ताल्लुकात को बहाल करना, उसके लिए कदम भी लेना ठीक नहीं है पाकिस्तान के लिए। तो मैं समझता हूँ कि वीडियो लिंक के ज़रिए हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर शिरकत कर सकते हैं, वीडियो लिंक के ज़रिए। अच्छा, अब आप इस सूरत हाल में फिर काजी साहब फिजिकल प्रेजेंस जो होगी वज़ीर ख़ारजा की वो इफ़ेक्ट कर सकती है उन पोजीशंस को जो पाकिस्तान आलमी सतह के ऊपर कश्मीर के हवाले से ले चुका है पिछले कुछ अरसे के अंदर। बिलखुसूस फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी इस हवाले से बात करते आए हैं और अब ख़ुद को कुछ क्रेडिट भी देने की कोशिश करते थे, लेकिन आप समझते हैं कि या फिर अब दूसरी तरफ अगर देखा जाए कोई आइस ब्रेक करने में भी कोई मदद अगर चाहें वज़ीर ख़ारजा कि इस किस्म का बातचीत हो जाए साइड लाइन्स के ऊपर, हालांकि एजेंडा में तो और कोई बात नहीं है। जी, आइस ब्रेकिंग का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है जब तक वो अगस्त 5 2019 डिसीजन बरकरार है। और हिंदुस्तान ने तो बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि जो उनके हवाले से कश्मीर का मसला हल हो चुका है और सिर्फ आज़ाद कश्मीर को आज़ाद करना है और हिंदुस्तान में उसको जम करना है। वही वो अभी एजेंडे पे कश्मीर को इंक्लूड करने के लिए तैयार तक नहीं है और हम वहाँ जाके उनसे ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश में हैं। तो हिंदुस्तान तो अपने कश्मीरी भाइयों को हम क्या मैसेज भेजेंगे फिर? हम किस किस्म के दोस्त हैं? और पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन के मुताबिक एक पार्टी है डिस्प्यूट का, और वो डिस्प्यूट को उन्होंने बिल्कुल यानी कि पहले तो ये था कि इस मौजू पे हमारे इख्तिलाफात थे, अब वो ये कहता है ये मौजू ये गुफ्तगू ही नहीं है, ये एजेंडा में आ ही नहीं सकता, ये हल हो चुका है, हमने तो उसको ख़त्म कर दिया, अब सिर्फ आज़ाद कश्मीर को लेने वाली बात है, उस पर हम बात करने के लिए तैयार हैं। तो हिंदुस्तान का अगर ये मौक़िफ़ है और जो हो रहा है वहाँ ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियाँ जो हो रही हैं, आपको पता है कि जेनोसाइड कन्वेंशन जेनोसाइड अलर्ट्स 2 जारी हो चुके हैं। तो जेनोसाइड कन्वेंशन के मुताबिक 2 जेनोसाइड अलर्ट्स जारी हो चुके हैं वहाँ रोज़ाना जो हो रहा है कश्मीरी भाइयों के साथ, और हम जाके वहाँ ताल्लुकात को बहाल करने की कोशिश में होंगे तो क्या मैसेज भेजेंगे अपने कश्मीरी भाइयों को? अभी एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हिना रब्बानी खर साहिबा की तरफ से प्राइम मिनिस्टर साहब को जो मशवरा दिया गया उसकी डॉक्यूमेंट लीक हुई है, उसके क्या असरात हो सकते हैं, अमेरिका उस पर किस किस्म का रद्द-ए-अमल दे सकता है, बात होगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद। एक और इशू जो है वो बहुत ज़्यादा डिबेट हो रहा है, स्टेट मिनिस्टर साहिबा हिना रब्बानी खर साहिबा की जो एक एक्सचेंज है प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, वो उसका रिकॉर्ड लीक हुआ है और उसमें वो ये सजेस्ट कर रही हैं कि हमें वेस्ट को खुश करने में कहीं असल अपने स्ट्रेटिजिक पार्टनर चीन के साथ हम ताल्लुकात ख़राब ना कर बैठे। ये उनका जो मशवरा है, जो सजेशन है, इसको आप कैसे देखते हैं? बजा मशवरा है, बिल्कुल सही मशवरा है। अमेरिका जो है इसमें कोई शक नहीं है दुनिया की ताकतवर तरीन मुल्क है, मिलिट्री के लिहाज से, टेक्नोलॉजी के लिहाज से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिहाज से, हर वेल्थ के लिहाज से, लेकिन पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटिजिक दोस्त जो है, सबसे अहम मुल्क जो है वो चीन है। और हमारी सारी जो स्ट्रेटिजिक पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, उसकी बुनियादी हमारे ताल्लुकात, बाहमी ताल्लुकात चीन के साथ और CPEC और BRI पर है। तो इसलिए कोई बराबरी की ज़रूरत ही नहीं है। अमेरिका जो है वो हिंदुस्तान का स्ट्रेटिजिक दोस्त है और उन्होंने वाज़ेह कहा पाकिस्तान को, जितने भी हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे आपके साथ हमारे ताल्लुकात उस नहज के नहीं होंगे जो हमारे हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात होंगे। ये तो उन्होंने बहुत वाज़ेह किया। और जो हमारा जो सबसे अहम तरीन दोस्त चीन है वो अमेरिका का दुश्मन मुल्क है। अमेरिका तो फॉर्मली कहता है कि नंबर 1 एडवर्सरी इज़ चाइना। तो नंबर 1 एडवर्सरी हमारा स्ट्रेटिजिक पार्टनर है और स्ट्रेटिजिक पार्टनर को हम बराबरी के लेवल पे नहीं रख सकते अमेरिका के साथ। तरजीह हम हमेशा चीन को देंगे और देना भी चाहिए। और चीन जो है वो एशियाई मुल्क है, अमेरिका एशियाई मुल्क नहीं है और अमेरिका जो हिंदुस्तान का स्ट्रेटिजिक दोस्त है, पाकिस्तान का नहीं।
काजी साहब यहाँ पर इस एक्सचेंज के अंदर वो ये भी सजेस्ट करती हैं कि हमें चाइना और यूएस से जो ताल्लुकात हैं उसमें मिडिल ग्राउंड को अब हम मेंटेन नहीं किया जा सकता मजीद। तो अब इससे पहले हम लेकिन काजी साहब एक पोजीशन हम सरकारी सतह के ऊपर हैं। अमेरिका की अपनी अहमियत है, अमेरिका के साथ हमें अच्छे ताल्लुकात चाहिए, लेकिन वो चीन के साथ बराबरी नहीं हो सकती है, क्योंकि अमेरिका जो है हमारा जो हरीफ मुल्क है, नंबर 1 हरीफ मुल्क, नंबर 1 एडवर्सरी मुल्क, दुश्मन का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल करूँगा, हिंदुस्तान, उनके साथ उनके स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है हमारे ख़िलाफ़। और वो उन्होंने वाजे कर दिया कि किसी सूरत में भी पाकिस्तान को और हिंदुस्तान के साथ वो ताल्लुकात बराबर नौइयत के नहीं रखेंगे। नहीं तो हम कैसे रखेंगे चीन के साथ, उनके साथ? हमें कोई खुददारी नहीं है, हमें कोई गैरत नहीं है। हम कश्मीरी भाइयों को क्या मैसेज भेजेंगे? एक सरकारी पोजीशन, सरकारी सतह के ऊपर हम काफ़ी अरसे से एक पोजीशन अपना रहे हैं, तमाम ये जो रूस और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है इसके अंदर, कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। काफ़ी वक्त से ये बात कही जा रही है, लेकिन जो ये बात जब सजेस्ट करती हैं एक टॉप लेवल के ऊपर से हिना रबानी कर साहिबा प्राइम मिनिस्टर साहब को, ये कि हम मिडिल ग्राउंड अब मेंटेन नहीं, अब इसको ये समझा जाए कि हमें सरकारी सतह के ऊपर ये रियलाइजेशन हो गई है कि हमें भी एक साइड अब बाकायदा तौर पर पिक करनी होगी, इसको हम इस तरीके से देखें? ये यहाँ ये यूक्रेन का सवाल है, अमेरिका जो है उनको बहुत कंसर्न है यूक्रेन के ह्यूमन राइट्स इश्यूज़, लेकिन कश्मीर के ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ को वो बिल्कुल इग्नोर करते हैं। चीन जहाँ तक है, चीन ने कभी नहीं एक्सेप्ट किया कि जो रशिया ने किया है यूक्रेन में वो सही किया, बिल्कुल उन्होंने कभी नहीं कहा। उसकी मुखालफत उन्होंने नहीं की, उसको कंडेम नहीं किया, लेकिन उन्होंने उसकी हिमायत भी नहीं की है। इसी तरह पाकिस्तान जो है, हमने भी एब्सटेन किया है यूक्रेन पे, और वो बिल्कुल ठीक किया हमने। और जहाँ तक अब कश्मीर का सवाल है, अमेरिका जो है आप देख रहे हैं कितनी दोहरी पॉलिसी है उनकी, यूक्रेनियन ह्यूमन राइट्स के को नंबर 1 इशू बना लिया और कश्मीर को बिल्कुल उन्होंने इग्नोर कर लिया है। तो ये तो एक मुनाफिकत है। और यहाँ पे गाइस साहब लोग ये भी जानना चाहते होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो ऑफिशियल बयानात होते हैं वो इसी हवाले से रहते हैं कि अमेरिका के साथ बहुत अहम हमारे ताल्लुकात हैं और उसको भी हम मेंटेन करेंगे, अपनी जगह है, दूसरी साइड के ऊपर भी। जी, अमेरिका के साथ हमें अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए, लेकिन अमेरिका से डिक्टेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अमेरिका की अहमियत है, दुनिया की अव्वलीन मिलिट्री पावर है, अव्वलीन टेक्नोलॉजी पावर है, अव्वलीन इकोनॉमिक पावर है, और पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत यानी कि म्यूचुअली बेनिफिशियल रहे हैं, और एड के लिहाज से वो काफ़ी सालों से सबसे ज़्यादा एड देते थे पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हवाले से बराबरी के ताल्लुकात नहीं रखते हैं। उन्होंने वाज़ेह, जहाँ तक अमेरिका का है, वो पाकिस्तान को एक फेलिंग स्टेट समझते हैं, और फेलिंग स्टेट के वो समझते हैं इनके कोई ख्यार नहीं है, कोई ऑप्शंस नहीं है, लिहाजा लाजमी तौर मजबूरन उनको वो करना होगा जो हम उनसे चाहते हैं। उस बुनियाद पर हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात को संवार नहीं सकते हैं, उसको बढ़ा नहीं सकते हैं, हमारे फ़ायदे की बात नहीं बन सकती है। अमेरिका को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान एक गैरतमंद मुल्क है, असूलों पर हमारी पॉलिसी मबनी होगी, और हमारी जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर बिल्कुल सही कह रही हैं, जहाँ तक यूक्रेन और कश्मीर का सवाल है, हम बराबरी की नज़र से देखते हैं। वो भी ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी हुई है, रूस की तरफ से खिलाफ वर्जी हुई है, और यहाँ हिंदुस्तान के खिलाफ की तरफ से न सिर्फ ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी है बल्कि जेनोसाइड भी हो रहा है वहाँ जेनोसाइड कन्वेंशन के मुताबिक। और ये स्टेटमेंट तो जेनोसाइड कन्वेंशन ने दे ही दिया, दो जेनोसाइड अलर्ट्स उन्होंने जारी किए हैं, और हम हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बहाल करने की कोशिश में होंगे। कायसा, फिर आखिर में ये कहेगा कि ये जो फिर अब अगर ये पॉलिसी होगी पाकिस्तान की, और जिसको आप काफ़ी हद तक हिना रबानी खर साहिबा की बात को आप मुकम्मल तौर पे इंडोर्स भी कर रहे हैं, इस पे अमेरिका का रद्द-ए-अमल कैसा आ सकता है? जी, इस पे सर अमेरिका किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है? वो बिल्कुल वो चाहेंगे कि पाकिस्तान एक पिट्ठू की तरफ रिएक्ट करें और बड़ा खफा होंगे, लेकिन वो रिस्पेक्ट तो सिर्फ उन मुल्क को वो देते हैं जो असूल परस्ती पे अपने पॉलिसी को चलाते हैं। और अगर पाकिस्तान यानी कि डर के बारे में वो करता है जो हिंदुस्तान जो अमेरिका बहादुर हमसे कहता है कि आपको ये करना होगा, चाहे वो अपने आपके मुफाद के ख़िलाफ़ हो, तो आपके लिए कोई रिस्पेक्ट तो नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर अशरफ जहांगीर।
बहुत 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 शुक्रिया अशरफ जहांगीर काजी साहब, आपके कीमती वक्त और अपने कीमती ख्यालात का इजहार करने के लिए। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है, बहुत वाज़ेह ख्यालात का इजहार किया काजी साहब ने। वो ये समझते हैं कि एक तो वज़ीर ख़ारजा को फ़िज़िकली भारत नहीं जाना चाहिए था, बहुत अहम था, तो वर्चुअली वो शिरकत कर सकते थे। और हिना रबानी खर साहिबा ने जो बातचीत की, जो ये उनकी गुफ्तगू है, जो डॉक्यूमेंट रिलीज़ हुआ है, उसमें मुकम्मल तौर पर वो स्टेट मिनिस्टर हिना रबानी खर साहिबा के ख्यालात से इत्तेफाक करते हैं। आज के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।